तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। आशा होगा कि आप मेरे वीडियो का आप इंतजार कर रहे होंगे। तो चलिए देखिए, आपका पार्ट 3 आ चुका है जो कि रेशियो एनालिसिस का चल रहा था। तो पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद आपका दिल से। इसके अलावा मैं आज आप बात करने वाला हूँ जो आपका टॉपिक छोड़ के गया था, टाइप्स ऑफ रेशियो का थर्ड टाइप। ठीक है, दो टाइप हम पढ़ चुके थे, लिक्विडिटी और सोल्वेंसी पढ़ चुके थे। आज हम तीसरे और चौथे टाइप की बात करेंगे। देखिए मैंने यहाँ से एक एरो निकला हुआ है और एक यहाँ से एरो निकला हुआ है। तो सबसे पहले एरो की बात करते हैं जो कि यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा है थर्ड वाले पे। जो कि आपका थर्ड है एक्टिविटी रेशियो। क्या नाम है? एक्टिविटी रेशियो, जिसे आप टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। टर्नओवर आप जानते ही होंगे, जो कि सालाना एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में या एंड में जो आपकी कंपनी की वैल्यू होती है उसे ही आप टर्नओवर कहते हैं कि एक साल में आप कितना मनी कमाए, रेवेन्यू कमाए। ठीक है ना, उसे टर्नओवर रेशियो कहते हैं। ठीक है ना, तो पर्पस क्या होता है इस रेशियो को निकालने का, उसके बारे में समझते हैं पहले। मेजर हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी यूजेस इट्स एसेट्स टू जनरेट रेवेन्यू। कैसे कोई कंपनी अपने एसेट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करके एक रेवेन्यू सोर्स बनाता है, जिसको आप टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। मतलब एफिशिएंटली मतलब होता है कि जो आपको एसेट्स है उसको सही तरीके से यूज करके, सही तरीके से, सही वे में और सही रेवेन्यू के तौर पे आप जो टर्नओवर कमाते हैं उसे आप एक्टिविटी रेशियो कहते हैं। ठीक है ना, ये पर्पस होता है इसको बनाने का। इसके अलावा बात करते हैं की रेशियो की। मतलब कि की रेशियो मतलब कौन कौन से रेशियो होता है निकालने का इसमें। तो इसमें दो होते हैं। पहला जो होता है आपका, पहला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, दूसरा होता है आपका डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री मैंने आपको समझा दिया था, जो कि आपका बेसिकली जो स्टार्टिंग में जो आपके पास स्टॉक होता है किसी भी सामान का, गुड्स एंड कमोडिटी का, उसे आप क्या कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं। तो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसका निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो कि आप गुड को सोल्ड किए हैं, ठीक है ना, सेल किए हैं, उसकी कॉस्ट ऊपर की तरफ रखेंगे और नीचे की तरफ आप डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेंट्री से कि कितना एवरेज इन्वेंट्री आपके पास बच गया है। तो आपका निकल के आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। इसके अलावा इंडिकेट्स हाउ ऑफ्टन इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। और ये इंडिकेट करता है कि कैसे इन्वेंट्री जो है सोल्ड करने के बाद आपका रिप्लेस कर देता है स्पेसिफिक पीरियड के साथ साथ। A higher ratio suggests efficient inventory management। जो हायर रेशियो होता है इन दोनों का निकालने के बाद वो सजेस्ट करता है एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब टाइम के साथ सही तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज करने का ये क्या करता है? डिमांड करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे आप पहले और दूसरे वीडियो पे प्यार दिए थे। उसी प्रकार दूसरे आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर मतलब जो आपको कर्ज देता है, जिससे आप कर्ज लेते हैं ना, डेटर टर्नओवर रेशियो होगा। उसका फॉर्मूला होता है निकालने का, नेट क्रेडिट सेल्स को आप डिवाइड कर देंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। जितने आपका जो ट्रेड जो रिसीव हुआ है उसको आप डिवाइड कर देंगे नेट क्रेडिट सेल्स से। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा डेटर से। मेजर्स हाउ क्विकली अ कंपनी कलेक्ट्स पेमेंट्स फ्रॉम इट्स कस्टमर। और ये मेजरमेंट करने के लिए काम आता है कि कैसे क्विकली और कैसे जल्दी से जल्दी कंपनी अपने कस्टमर से पैसे को निकलवा लेती है। हायर रेशियो इंडिकेट्स फास्टर कलेक्शन। और हायर अगर रेशियो इसका आता है, ज्यादा से ज्यादा रेशियो आता है, इसका मतलब ये है कि जो कलेक्शन जो हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है फास्टर कलेक्शन हो रहा है। वो इंडिकेट क्या कर रहा है? आपका फास्टर कलेक्शन किया जा रहा है। ठीक है ना, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि जो इसके क्वेश्चंस होंगे ना, उसके क्वेश्चंस वीडियो के फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखने के बाद फोर्थ पार्ट पे जब आएंगे तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक से, इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका 10 साल में जो बोर्ड पे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है
वो आपको 4th पार्ट में मिल जाएगा। इसलिए मैं सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबाने कह रहा हूँ आपसे। आई जस्ट रिक्वेस्ट टू यू, ओके, फॉर योर बेनिफिट। ओके, आगे बात करते हैं, ये तीसरा एक्टिविटी रेशियो खत्म होता है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम किसकी, 4th रेशियो की, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्यों बनाया जाता है, मतलब क्यों निकाला जाता है, उसका पर्पस क्या होता है, तो देखिए, एवेल्यूएट अ कंपनी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशन। जो कंपनी होता है वो एवेल्यूएट करता है कि कैसे वो जनरेट कर सकता है प्रॉफिट को उसके ऑपरेशंस को लागू करके, मतलब ऑपरेशन मतलब कि काम वाम करके वो कैसे उसको क्या कर सकता है, आपका निकाल सकता है, जनरेट कर सकता है प्रॉफिट को। ठीक है, इसके अलावा की रेशियो की बात करते हैं। की रेशियो में कौन कौन से तरीके होते हैं आपका प्रॉफिटेबिलिटी निकालने की, तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस मतलब आपको पता है उसमें आपका क्या होता है, डेप्रिसिएशन मिला होता है ना, तो उसे ग्रॉस कहते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को निकालने का जो फॉर्मूला होता है अपने पास, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा अपने पास उसको डिवाइड कर देंगे नेट सेल से। नेट सेल से डिवाइड करने के बाद जो मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, जो आएगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल के आ जाएगा। इसके क्वेश्चन हम बाकायदा करेंगे, चिंता मत करिए, अभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद क्वेश्चन पे जाएंगे तो बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद करते हैं, represents the percentage of revenue that exceed cost of goods sold, showing the company's production efficiency। और जो आपका रिप्रेजेंट, ये जो रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज कि रेवेन्यू जो एक्सीड हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो आपका क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा गुड सोल्ड किया जा रहा है और वह प्रोडक्शन एफिशिएंसी को भी शो करता है। तो ये हो गया आपका किस का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसी के साथ साथ समझ लेते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है। तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे नेट सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है ना, आगे बात करते हैं, इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस हैव बीन डिडक्टेड फ्रॉम द सेल्स। सेल्स जो आप करते हैं कोई गुड्स एंड सर्विसेज का, तो आपका क्या होता है, उसमें आपका सारे कॉस्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड होता है। इंक्लूड कौन कौन से होता है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो गया, उसको बनाने का खर्चा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हो गया, कॉस्ट हो गया, ठीक है ना, एक्सपेंसेस हो गया, या फिर आपका लेबर का खर्चा हो गया, या सेल्समैन जिसको सेल्स कर रहा है उसका खर्चा हो गया, सैलरी या वेजेस। ठीक है ना, तो ये सारे टैक्स देने के बाद जो आपके पास असली पैसा बचता है, जिसमें आपको आपके पॉकेट में जाता है, उसमें 1 रुपए भी आपको नहीं देने होते सरकार को, टैक्स वैक्स दे करके सारी चीज जो बचता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट जितना होगा नेट सेल जितना किए हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट रेशियो। और ये इंडिकेट करता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको डिडक्ट करके जो आपके पास बचा वो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो हुआ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप जब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं ये आपके लिए 1 सेकंड का काम होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन रेशियो एनालिसिस की। किसकी बात करते हैं हम, स्टेप्स इन रेशियो एनालिसिस की। तो चलिए इसको मैं रफ करता हूँ और रेशियो एनालिसिस की कौन कौन से स्टेप्स होते हैं रेशियो एनालिसिस करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ देखे लिख रखा है कुछ पॉइंट्स, चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। जो पहला मैंने लिख रखा है गैदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गैदर मतलब इकट्ठा करना, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, ठीक है ना। कलेक्ट द रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स एंड एज वेल एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सारे के सारे जो आपके होंगे स्टेटमेंट उनको एक साथ इकट्ठा करना, गैदर करना, ठीक है। इंश्योर भी करना है आपको कि जो स्टेटमेंट्स है वो फ्रॉम सेम पीरियड में क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी एनालिसिस होना चाहिए। कंसिस्टेंसी एनालिसिस मतलब होता है कि रेगुलरली आपका एनालिसिस किया हुआ वो आपका बैलेंस शीट हो या इनकम स्टेटमेंट हो या फिर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, वो सारे के सारे आपके क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ गैदर करना होना चाहिए, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई रेलेवेंट रेशियो। क्या है आपका, आइडेंटिफाई रेलेवेंट रेशियो का मतलब होता है डिटरमाइन व्हिच फाइनेंशियल रेशियो आर
पेशेंट्स। जो दूसरा है आपका, वो है आपका आइडेंटिफाई रेलिवेंट रेशियो, कि आपके जो रेशियो है वो किस किस से आइडेंटिफाई हो रहा है जो कि रेलिवेंट हो, ठीक है ना। डिटरमाइन which financial ratio are to the analysis based on the specific objects। तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि जो आपका फाइनेंशियल रेशियो है वो एनालाइज जो किया जा रहा है वो किस बेस पे और किस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ किया जा रहा है। जैसे कॉमन कैटेगरी इंक्लूडिंग लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरी आप पढ़े ना, तो उनके बेस पे ये सब क्या होना चाहिए, आपका आइडेंटिफाई होना चाहिए रेलिवेंट रेशियो, ठीक है ना। और आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट जो आपका कैलकुलेट द रेशियो। आपको क्या करना है, सारे जो रेशियो आपको मैंने बता दिया कैसे कैलकुलेट करना होता है, हालांकि हमने क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। तो यूज द फॉर्मूला फॉर द सेलेक्ट रेशियो टू द परफॉर्म्स कैलकुलेशन। जो आपका परफॉर्म किया गया कैलकुलेशन होगा वो क्या होगा, सिलेक्टेड होगा, और फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकालना है, ठीक है ना। मेक श्योर टू करेक्टली इनपुट वैल्यू फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आप ये भी इंश्योर करिए कि जो आप स्टेटमेंट में इनपुट डाल रहे हैं वो पूरा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, तब जाकर के आपका कैलकुलेशन जो होगा सही होगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल तौर पे बात करें, कैलकुलेट द करंट रेशियो, डिवाइड द करंट एसेट बाय द करंट लायबिलिटी। अगर करंट रेशियो निकालना तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आप क्या करिए, जो करंट एसेट्स होते हैं उसको डिवाइड कर दीजिए करंट लायबिलिटी से, तो आपका क्या निकल जाएगा, करंट रेशियो। तो आपको फॉर्मूला पता है, आपको नंबरिंग दिया होगा, आप नंबरिंग सही इनपुट डालेंगे और आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेट करना भी आपका इजी है। तो चौथा पॉइंट जो आता है आपका वो आता है इंटरप्रेट द रेशियो। इंटरप्रेट करना भी आना चाहिए। एनालाइज द कैलकुलेट रेशियो टू अंडरस्टैंड व्हाट दे इंडिकेट अबाउट द कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप रेशियो निकाले हैं वो आपके कंपनी के बारे में क्या इंडिकेट कर रहा है, कैसा फाइनेंशियल हेल्थ है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कंपेयर रेशियो टू इंडस्ट्री बेंचमार्क्स और हिस्टोरिकल डाटा एसिस परफॉर्मेंस। और अपने कंपेयर करिए कंपनी का कि पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस था और अब कितना है और फ्यूचर में कितना होगा, फोरकास्टिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था चौथा। अब बात करते हैं हम पांचवे के बारे में। तो जो होता है कंपेयर विद प्रीवियस पीरियड। आप क्या करिए, प्रीवियस पीरियड जो आपका हो रखा है कंपेयर करिए उससे कि प्रीवियस ईयर के पीरियड में क्या था आपका। कंडक्ट अ ट्रेंड एनालिसिस बाय कंपेयरिंग रेशियो ओवर द मल्टीपल पीरियड्स। दिस हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स, इंप्रूवमेंट्स और डिटरमिनेशंस इन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। और जब आप अपने कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर कंपनी के परफॉर्मेंस को, हेल्थ को, तो आपको उसमें इंप्रूवमेंट करने का, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने का जिससे के कारण आपका ग्रोथ हो रहा है या ग्रोथ नहीं हो रहा है, ताकि उसमें आप इंप्रूवमेंट कर सके और डिटरमिनेशन कर सके कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा हो इन फ्यूचर, ठीक है ना। समझ में आ गया। इसके अलावा बात करते हैं हम किसकी, 6 नंबर की, कि बेंचमार्क्स अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। क्या होना चाहिए आपका, बेंचमार्क अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। कंपेयर द कंपनी रेशियो टू द इंडस्ट्री एवरेज और कॉम्पिटिटर रेशियो टू द रिलेवेंट परफॉर्मेंस। और अगर मान लीजिए एग्जांपल तौर पे अगर आपके जैसे दूसरा कंपनी है जो आपका कॉम्पिटिटर है, जैसे आपका मार्कर बनाते हैं तो आपके मार्केट में एक और कॉम्पिटिटर या बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे जो मार्कर बनाते हैं, तो उसका कंपेयर अपने से करिए, अपने कंपनी से, कि वो क्या कर रहा है, उसकी सेल्स कैसे आगे है, हमारी क्यों नहीं है, या हमारे आगे तो उनकी क्यों नहीं है, वो स्ट्रेटेजी क्या अपना रहे हैं कि हम ऐसा क्या अपना रहे हैं जो हमारा सेल आगे है, या हम ऐसा क्या अपना रहे हैं कि हमारा सेल पीछे और उनका सेल आगे है। तो कंपेयर करिए और कंपनी को क्या करिए, बूस्ट करिए, ठीक है ना। समझ में आ गया। ये था आपका बेंचमार्क अगेंस्ट द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अगला आपका जो है वो है ड्रॉ कंक्लूजन्स। इतना सारे चीज करने के बाद कंक्लूजन तो कुछ निकाल ही सकते हैं, समराइज तो कर ही सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, खोज तो सकते ही हैं कि
बेस्ड ऑन द रेशियो एनालिसिस, जो रेशियो एनालिसिस आपने किया है उसकी हेल्प से आप समराइज भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, खोज भी सकते हैं। क्या खोज सकते हैं? फोकसिंग ऑन द एरिया सच एज द लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड द ऑपरेशन एफिशिएंसी। और आप क्या फोकस कर सकते हैं? तो अपने लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और ऑपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप रेशियो एनालिसिस को क्या कर सकते हैं? समराइज कर सकते हैं ये सारे डाटा के साथ जो मैंने आपको बताया अभी ऊपर। इसके अलावा आपका है प्रिपेयर अ रिपोर्ट। और क्या करिए, ये सब करने के बाद आप क्या करते हैं? रिपोर्ट बनाते हैं ना, कि कंपेयर द एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड द कंक्लूजन इनटू द कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट द स्टेक होल्डर्स। और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं आप क्या करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव कंपेयर करेंगे और उसके बेस पे आप एक रिपोर्ट बनाएंगे कि आपकी कंपनी की ग्रोथ हो रही है प्रीवियस ईयर, पास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर के कंपेयर में, या फिर अभी स्लो ग्रोथ है, ठीक है ना, या फिर अपने कंप्यूटर से आप आगे हैं या पीछे हैं, ये सब करके करेंगे आप रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका वो आ जाता है रिव्यू एंड अपडेट रेगुलरली। और आप हमेशा याद रखिएगा कंसिस्टेंसी, रेगुलरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कभी भी जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, जाके या फिर मैं बात करूं किसी भी फील्ड में आप उतरती हैं उसमें कंसिस्टेंसी या रेगुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं तो कंसिस्टेंसी रहूंगा तब यूट्यूब पे ग्रो कर जाऊंगा, नहीं रहूंगा तो वहीं का वहीं रह जाऊंगा। उसी प्रकार आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो रिव्यू करते रहिए, अपडेट रहिए और रेगुलरली उसको कंसिस्टेंसी क्या करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। और फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। तो ये हमारे थे कुछ स्टेप्स जो कि रेशियो एनालिसिस किए जाते हैं, जिन बेस पे किए जाते हैं वो होते हैं ये, ठीक है ना। इनका मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं। इस पॉइंट्स की पीडीएफ जो है आपको टक्स एजुकेशन 369 जो कि मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, लिंक्डइन और आपका इंस्टाग्राम, इसके अलावा मेरा ब्लॉग आर्टिकल जो वेबसाइट है वो भी जाकर के सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि सारे के सारे चीज पे आपको जो नॉलेज मिलेगा। इंस्टाग्राम के रील्स के तौर पे आपको इकोनॉमिक्स के 30 डेज मिलेंगे आपका सीखने को, ठीक है ना, और आपका अकाउंटेंसी का, मैथ्स का, हर एक चीज का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको फेसबुक पे सेम चीज मिलेगा और आपका जो ब्लॉग आर्टिकल होगा उसमें अलग अलग टाइप के न्यूज को कवर किया जाएगा करंट अफेयर्स में, मतलब बिजनेस के, मतलब कॉमर्स के फील्ड से, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द रेशियो एनालिसिस। इसी बात कर रहे हैं हम लिमिटेशंस इन द रेशियो एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहला जो होता है आपका हिस्टोरिकल डाटा होता है। क्या बोलते हैं? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि आप, जैसे मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा सकता हूँ, मेरी लिमिटेशन इतनी है, ठीक है ना, क्योंकि आगे कैमरा जाती है, आगे मैं जाऊंगा तो कैमरे से टकरा जाऊंगा और मैं गिर जाऊंगा, ये कैमरा गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरी लिमिटेशन है कि मैं यहीं तक खड़ा रह सकता हूँ। उसी प्रकार अकाउंटिंग में जब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं बिजनेस का, तो इसकी भी कुछ खामियां होगी, लिमिटेशंस होगी, तो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मैंने बताया आपको हिस्टोरिकल डाटा रिलायंस, ठीक है ना, हिस्टोरिकल डाटा। तो देखिए रेशियो आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो रेशियो बेस्ड होता है आपका वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड होता है, व्हिच मे नॉट रिफ्लेक्ट करंट और फ्यूचर कंडीशन, जो कि कभी भी आपका करंट या फिर फ्यूचर कंडीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। चेंजेस इन मार्केट डायनेमिक्स, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स और कंपनी स्ट्रेटजी कैन रेंडर पास्ट रेशियो लेस रेलेवेंट। और आपका पास्ट रेशियो से ज्यादातर आपका रेलेवेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है मार्केट डायनेमिक है और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी चेंजेस होते रहते हैं और कंपनी स्ट्रेटजी भी आपका एक जैसा नहीं रहता है। जो प्रीवियस था वो अभी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट है वो फ्यूचर में कंपनी की स्ट्रेटजी नहीं रहेगी, इसीलिए रेशियो लेस रिलेवेंट होता है तीनों में, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल डाटा। और दूसरा जो आपका बात करते हैं लिमिटेशंस की, किसकी बात करते हैं? लिमिटेशंस की। तो इग्नोरेंस क्वालिटेटिव फैक्टर, हम क्वालिटेटिव जो आपका क्वालिटेटिव जो फैक्टर्स होते हैं उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं कभी कभी। रेशियो एनालिसिस प्राइमरीली फोकसेस ऑन द क्वांटिटेटिव
data and may overlook qualitative factor that affect a company performance। और हम क्या करते हैं कभी कभी फ्लो में या फिर जानबूझ के भी जो क्वालिटी डाटा होता है फैक्टर्स होते हैं उसको हम इग्नोर करके क्वांटिटी पे चले जाते हैं कि इतना इतना और इतना, मतलब ज्यादा करते हैं क्वालिटी पे नहीं जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कंपनी का जो परफॉर्मेंस होता है वो नीचे धीरे धीरे गिर जाता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका टाटा ग्रुप जानते हैं, आपका जो बहुत बड़ा ट्रस्टी भी है आपका, जो कि इंडिया को रेगुलेट करता है दान पुण्य करने में। तो देखिए वो जो है आपका वो हर एक फील्ड में, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की बात करेंगे तो हर एक फील्ड में है, तो उनका एक ट्रस्ट बना हुआ है। आपके घर में नमक भी आता है तो टाटा नमक आता है, क्यों? क्योंकि उस पर ट्रस्ट है कि आपका जो होगा काम वो बहुत ही अच्छा है और आपकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छा है। तो कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो क्वांटिटी ज्यादातर पे काम ना करें, क्वालिटी अगर ज्यादा देंगे और क्वांटिटी भी कम देंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अगर क्वालिटी अच्छा दे रहे हैं और कस्टमर को फीडबैक आपका अच्छा आ रहा है तो क्वांटिटी अपने आप बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। आप ये सोचेंगे कि मैं मार्केट बनाऊं, ठीक है ना, मार्केट बनाऊं मैं क्वांटिटी में लाख एक बार में बना लूं, 1 2 3 4 10 लाख 20 लाख एक बार में बना लूं, और लेकिन इसकी परफॉर्मेंस होगी वो एक बार यूज करने के बाद, दूसरी बार यूज करने के बाद, तीसरी बार इसकी सूख जाती है और इंक डालने के बाद इसका जो अंदर का जो ये है ये खराब हो जाता है, ये चलता ही नहीं है। तो ये ऐसा हुआ क्वांटिटी, मैंने क्वांटिटी तो बना लिया लेकिन क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया। क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो ये आपके जो कस्टमर होगा वो आपको फीडबैक देगा, उसी फीडबैक से आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको मैं कैसे पढ़ा पा रहा हूँ उसका फीडबैक कमेंट में जरूर छोड़िएगा, ताकि मैं अपने आप को ज्यादा और इम्प्रूवमेंट कर सकूं पढ़ाने के एरिया में, ओके। इसके अलावा हम बात करते हैं तीसरा, वर्नेबिलिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिस। क्या करते हैं हम? वर्नेबिलिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिस करते हैं। Different companies may use varying accounting method. Example, different depreciation method or inventory valuation techniques, which can destroy ratio comparison and lead to misleading conclusions. देखिए जो तीसरा पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो वर्नेबिलिटीज होता है अकाउंटिंग का वो प्रैक्टिसेस नहीं हो पाती है। मतलब कि जैसे समझिए डिफरेंट कंपनी क्या करती है, अलग अलग अकाउंटिंग मेथड का यूज करती है। जैसे डेप्रिसिएशन मेथड का अलग हो जाता है, या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टेक्निक्स होता है उसको करने का अलग कर लेते हैं कंपनी, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं ये सारे के सारे जो आपका किया जाता है अलग अलग मेथड से किया जाता है हर एक कंपनी के द्वारा, तो ये मिसलीडिंग कंक्लूजन निकालता है, जिसके कारण आपके कंपनी का लॉस में जाना तय हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होता है आपका? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। देयर इज नो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर द कैलकुलेटिंग रेशियो। कोई भी आपका यूनिवर्सल स्टैंडर्ड कैलकुलेटिंग का मेथड नहीं है रेशियो निकालने का। लीड टू इनकंसिस्टेंसी इन द इंटरप्रिटेशंस, जो कि लीड कर सके इनकंसिस्टेंसी। मैंने बताया ना कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, ठीक है ना, जो कि आपका लीड करता है मिसलीडिंग को। यूजर्स मस्ट बी कॉशस व्हेन कंपेयरिंग रेशियो अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री और फर्म्स। और यूजर्स जो होते हैं वो हमेशा सावधान रहे, कब? जब कंपनी रेशियो क्या किया जा रहा है, डिफरेंट इंडस्ट्री ऑफ फर्म्स का निकाला जाता है, तो आपका यूजर जो है सावधान हो जाए। अगला होता है आपका लिमिटेड स्कोप। क्या होता है अगला? लिमिटेड स्कोप होता है। क्या होता है? लिमिटेड स्कोप। रेशियो एनालिसिस टाइपिकली फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द परफॉर्मेंस, पोटेंशियली ओवरलुक अदर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स सच एज द कैश फ्लो एनालिसिस, ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड नैरो फोकस माइट मिस ब्रॉडर फाइनेंशियल इश्यूज। जो रेशियो एनालिसिस होता है टाइपिकली जो होता है आपका फोकस जो होता है स्पेसिफिक एरिया ऑफ परफॉर्मेंस पे पोटेंशियली क्या करता है, क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को कैश फ्लो एनालिसिस या ऑपरेशन एफिशिएंसी को निकालने के लिए किया जाता है, इसके अलावा नहीं और कुछ और नहीं, ठीक है ना। इसीलिए लिमिटेड स्कोप है इसका, ठीक है। अगला है आपका स्टैटिक एनालिसिस। क्या करेंगे? स्टैटिक एनालिसिस। रेशियो प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनी। जो आपका रेशियो होता है वो क्या होता है, कम समय में ज्यादातर आपका कंपनी का निकाल के दे दिया जाता है परफॉर्मेंस, जो कि पर्टिकुलरली टाइम एंड में नॉट अकाउंट फॉर द सीजनल
फ्लेक्शंस और साइक्लिंग ट्रेंड्स इन द बिजनेस परफॉर्मेंस, और जो कि साइक्लिंग ट्रेंड्स नहीं होता है बिजनेस में वो आपको परफॉर्मेंस निकाल के दे दिया जाता है स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के द्वारा, ठीक है ना। इसके अलावा डिपेंडेंसी ऑन द एक्यूरेट डाटा, और हम एक्यूरेट डाटा पे क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंसी हो जाते हैं हमारा। द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेशियो एनालिसिस द कॉन्टिन्यूएंट ऑफ द एक्यूरेसी एंड द रिलेटिविटी ऑफ द अंडर financial statements, errors or the mismanagements in the financial data and the significance issue and ratio results, और आपका मिसलीडिंग किया जाता है डाटा की वजह से। आपका क्या होता है, जो फाइनेंशियल जो आपका पोजीशन होता है, मतलब कंपनी की हेल्थ जो होती है वो थोड़ा इशू में आ जाती है, मतलब कि थोड़ा डगमगाने लगती है, क्योंकि आपका जो एक्यूरेट डाटा होता है उसमें डिपेंडेंसी ज्यादा कर लेते हैं, जो कि आपका कभी कभी गलत भी निकल जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, ठीक है ना। तो हम पहले पार्ट में कवर किए थे इन दोनों को, इंट्रोडक्शन टू द रेशियो एनालिसिस पार्ट 1 में हम कवर कर चुके थे, और आपका पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ रेशियो को हम कवर किए थे, जिसमें 2 टाइप्स को कवर किए थे, ठीक है ना। पार्ट 3 में इसके 2 टॉपिक और इसको तीनों को मिला करके हमने इस चैप्टर को मिल करके साथ मिल करके खत्म कर दिया है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम होता है। मैं बार-बार बोलता हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने का एक जरिया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब जो पार्ट 4 आएगा इसका, ठीक है ना, वो आएगा संडे को, और उसमें हम 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ओके, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 7 से 8 नंबर का ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।